नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाव तोरसेकर। भाव को जोड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाव नम नमस्कार, बहुत नम स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। भाव आज 2-3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया है और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो है, वो तो पहले चरण में ही सिरमौर बन गए हैं, बिल्कुल छा गए हैं। बिल इसी तरह के दावे भाव 2014 में, 2017 में, 2019 में और अलग-अलग राज्यों के चुनाव में भी किए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। बिल्कुल। लेकिन जब असल नतीजे आते हैं, तो कुछ और ही निकलता है। क्या हुँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही गेम खेला जा रहा है? तो वो तो दावे करना एक बात होती है, दावे करना कोई गलत बात नहीं है। तो हम पहले के ज़माने से हमने बच्चे थे 57 का भी चुनाव हमने देखा है, जो दूसरा जनरल इलेक्शन था। उसमें भी यानी उससे हमारी माँ सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता थी, तो ज़ोर-शोर से उनको सब लोग और फिर तो इनकी डिपॉज़िट भी चली जाती थी। उस समय का जो सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी थी मुंबई में। तो इनके पार्टी का जो कैंडिडेट होता था उसका डिपॉजिट भी चला जाता था। लेकिन जब चुनाव होता था वो ज़ोर-शोर में काउंटिंग होने तक तो क्या बात मत करो। हम बच्चे थे उस समय समझ नहीं सकते थे। लेकिन उस समय सुनी बातें मैं आज समझ रहा हूँ। आपको हँसी आ जाएगी। ये जो गुजरात का पिछला जो चुनाव था, बीजेपी 100 से कम सीटें हो गई, फिर भी बीजेपी की मेजॉरिटी ठीक-ठाक थी। तो उसके बाद ये तो राहुल गांधी का मॉरल विक्ट्री है, ये जो बात बताई गई, नैतिक विजय राहुल गांधी का ही है। ये मैं 57 से सुनता आया हूँ और उस समय बच्चा था, मुझे 9 साल का था, पहला चुनाव जो समझ में मेरे याद में है 57 का। तो बिल्कुल बच्चा था, तो हमारे माँ सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता होती थी और उनके लोग जो 2 सहकारी सहयोगी आते थे, वो बातें थे करते, मैं समझ नहीं पाता था कि सुना तो देखा है तो जीता तो कांग्रेस वाला है। तो ये हमारी मॉरल विक्ट्री हुई, इसका मतलब क्या? मॉरल विक्ट्री क्या होते हैं? नैतिक विजय क्या होती है? वो तो मुझे बच्चा था 9 साल का, मेरी समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल विक्ट्री और नैतिक विजय इसमें क्या फ़र्क होता है? तो आज जब ये सुनता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। तो दावे तो उस समय से चलते आ रहे हैं, फिर देखते थे कि बाद में उनकी डिपॉजिट चली गई। सोशलिस्ट हमारा उम्मीदवार कोयता भास्कर देसाई वगैरह जो उम्मीदवार होते थे, वो बुरी तरह से हार जाते थे। लेकिन काउंटिंग होने तक तो वो जोर-शोर से बातें करते थे। तो ये आपका जो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का दावा मैंने सुना, तो मैं मान लो कि 50-60 साल पीछे चला गया। उस वक़्त की बात मुझे याद आ गई कि जीते तो हम ही हैं, हाँ, फिर काउंटिंग बाकी है। इसलिए मैंने तो एक मराठी में वीडियो भी डाल दिया था कि भैया स अखिलेश का शपथ विधि जो है, ओथ टेकिंग सेरेमनी तो पूरा कर लो। 10 मार्च तक तो कम से कम चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये मैंने वीडियो भी मज़ाक में एक वीडियो बनाया था और वो भी डाल दिया था पिछले हफ्ते कि भई काउंटिंग वोटिंग बाद में होगी, लेकिन अभी तो शपथ विधि तो कर दो। हाँ, तो दावे ऐसे होते। भाव एक ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने। 58 सीटों में से पिछले चुनाव में 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। केवल 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को सफलता मिली थी। और तथ्य ये है भाऊ कि 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन 30% से ज़्यादा था। 10 सीटों पर 20 से 30% था। 18 सीटों पर 10 से 20% का मार्जिन था। केवल 12 सीटों पर 10% का विनिंग मार्जिन था। यानी 58 में से
केवल 12 सीटें ऐसी थी, जहां मार्जिन केवल 10% था। ऐसे में क्या इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी रिवर्स गियर में लग जाएगी और सपा राष्ट्रीय लोकदल दोनों जो हैं वो उस पोजीशन को प्राप्त कर जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की थी? ऐसे कौन से कारण हैं कि इतने बड़े कौन से बड़े बदलाव हो गए पश्चिमी यूपी में? आपने ही बोल दिया कि 12 सीटें ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ 10% का मार्जिन था और 10% का मार्जिन एमएलए लेवल पर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, वो पार करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन मान लो कि 10% का मतलब क्या ज़्यादा है, ये भी हम मान लेते। तो 10 और 5 मिलकर 17 सीटें बन जाती हैं। इसका मतलब ये है कि 58 में से 41 सीटें ऐसी है कि जिस पर उनको हराना बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल बात है। तो सुपड़ा साफ ये बात कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, बुरी तरह से हार रहे, पिछड़ रहे, ये भी बस समझ, लेकिन सुपड़ा साफ ही आप बोलते हो उसका मतलब इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन एक बात होती है कि दावे तो हमेशा ये किए जाते हैं कि भाई हम तो जीत रहे, हम जोर-शोर से जीत रहे, इसमें इतना और वो उसका आर्गुमेंट तो देखो आर्गुमेंट लेवल पर आप जाइए, तो आर्गुमेंट हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन उसको तथ्यों का आधार होना ज़रूरी होता है। जब आपने आंकड़े बता दिए कि भाई इतनी सीटें हैं कि 10 से लेकर 20% तक है, इतनी सीटें 30 से 20 से 30% तक है और और कोई सीटें 30 से भी आगे निकल जाती है। इसका मतलब 41 सीटों पर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब ही आप वो सीटें जीत सकती है। अब संघर्ष का मतलब भी आप समझ लीजिए। देखिए अमेठी में जब 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी हारी थी, लेकिन उस वक़्त उन्होंने पहली बार कोई अमेठी से गांधी परिवार के साथ लड़ाई की थी, तगड़ी लड़ाई की थी और सिर्फ मेरा ख़्याल है 60 50-60 हज़ार से ही राहुल गांधी जीत गए थे। तो ये हमारा मार्जिन कम हो रहा है, ये बहुत डेंजरस है, वो उनको समझना चाहिए था। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये स्मृति ईरानी बार-बार पिछले 5 साल में सेंटर की मिनिस्टर थी, अलग-अलग योजनाएँ लेकर उस गाँव में पहुँच गई, उस चुनाव क्षेत्र में जाती रही और जब 19 का चुनाव आ गया, तो वोटिंग जैसे-जैसे नज़दीक आने लगी, तब-तब इनको पता चल गया कि भई हमारी तो खैरियत नहीं है। तो ये भागकर वायनाड पहुँचे थे, याद है ना आपको? तो इस ढंग से अगर लड़ना है, तो इस ढंग से तैयारी करनी पड़ती है। स्मृति ईरानी 2014 में हारी, लेकिन 5 साल मेहनत करती रही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप जी। मुझे बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यू ए 58 कुछ चुनाव क्षेत्र है, इसमें जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे, समाजवादी हो, आरएलडी हो, जो कोई हो, क्या उन्होंने पिछले 5 साल में इसके लिए तैयारी की थी? अगर तैयारी की होती तो बीजेपी के लिए यह सब महंगा पड़ सकता था। समझना ये ज़रूरी है। आप अगर लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हो, तो लड़ाई के लिए पहले से तैयारियाँ करनी पड़ती है। हम तो सुन रहे हैं कि भैया इसको सीट दी, वापस ले ली, उनको सीट दे दी, वापस ले ली। ये तो आरएलडी को दी थी, आरएलडी में से समाजवादी का ही कोई कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट खड़े हुए, मुझे तो लगता है कि 58 सीटों में कम से कम 30-40 सीटें ऐसी होगी, जिस कैंडिडेट को पता तक नहीं था कि मैं नेक्स्ट चुनाव यहाँ से लड़ने वाला हूँ। तो ये तैयारी कब करेंगे? तो सुपड़ा साफ वगैरह बातें करने के लिए अच्छी है, ऐसी बातें तो रोज संजय राउत भी करते हैं, हमारे नवाब मलिक भी करते हैं, तो वहाँ और कोई करता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसे दावे करने से कोई जीतता नहीं है। लेकिन ये इनको समझेगा नहीं, इनका खुद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसके बाद भी अगर ये साबित नहीं होना चाहते, तो ये जीतेंगे क्या, लड़ेंगे क्या और इनको जगाएगा कौन? मेरे मेरे सामने तो ये समस्या है कि इनको लड़ना है, ये किसी ने बताया भी है या नहीं, क्या सिर्फ दावे करते बैठ जाओ? और भाव ये जो 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हम ये देखते हैं कि हर चुनाव से पहले
इसी तरह के दावे शुरू हो जाते हैं और जो लुटियन मीडिया है और जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो भी इसी में लग जाता है। इसके पीछे की इनकी रणनीति क्या है या फ्रस्ट्रेशन है? एक माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के, उसकी शुरुआत जो फर्स्ट फेज़ होता है, वो यही दिल्ली से लगता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसको जाट बेल्ट कह कर के आजकल एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ही ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भाजपा गई, भाजपा के तंबू उखड़ गए। एक परसेप्शन, एक भ्रम की स्थिति मतदाताओं में बनाना चाहते हैं या खुद भ्रम की स्थिति में रह जाते हैं? नहीं देखो, ओंकार जी, एक बात होती है कि ये जो तरीका है, ये कोई नया नहीं है। ये 70, 80, 90 के दशक से चलता आया हुआ तरीका है। लेकिन उस समय का जो माहौल था, उस इस ढंग से माहौल बनाया जाता था, चर्चा होती थी। लेकिन ये अभी तक नहीं समझ रहे कि 2014 में ऐसा ही माहौल बनाया गया, लेकिन उसको हरा कर ही मोदी जीते। आपको याद होगा कि मोदी जी इस रेस में आ गए प्राइम मिनिस्टरशिप के, कि उन्होंने अपने अपना सबसे नजदीकी जो था अमित शाह, ऑर्गेनाइजर अच्छा, उनको उठाकर यूपी में डाल दिया था प्रभारी करके। उन्होंने वहां जाकर जो जाल बुना, वो जाल क्या है ये भी इनके समझ में नहीं आया। वो गांव गांव, एक एक गांव का एक एक कार्यकर्ता है, उसको उन्होंने कनेक्ट कर लिया था अमित शाह ने। और इनकी चर्चा उस वक्त क्या चल रही थी, हाँ अमित शाह को प्रभारी बना दिया तो अमित शाह सबसे पहले अयोध्या में पहुंच गए, तो इसका मतलब अमित शाह अब मंदिर का ही मुद्दा बनाएंगे। अमित शाह ने पूरी 2014 के चुनाव में कहीं भी मंदिर ये मुद्दा उठाया नहीं, बोला नहीं, ना खुद मोदी जी बोले थे। लेकिन ये मंदिर का मुद्दा उठा उठा कर ल्यूटियंस मीडिया हो या लिबरल सेक्युलर लेफ्ट मीडिया हो, ये चिल्लाते तो मंदिर मंदिर मंदिर। तो बात यह है कि इस ढंग से जो माहौल बनाया जाता है, वो पुराना तरीका हो चुका है। अब उस तरीके से चुनाव लड़े नहीं जाते। देखो, हमको शिवाजी महाराज का बहुत अभिमान है, महाराष्ट्र के लोग हो या महाराष्ट्र के इर्द के या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शिवाजी महाराज का बड़ा अभिमान है। लेकिन हम उनका नाम लेते हैं तो आज की लड़ाई में कोई मराठा रेजिमेंट है, वो तो तलवार लेकर ढाल लेकर नहीं निकलती। वो जी, जी। आज के जमाने के हथियार लेकर और आज के ढंग की जो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो लेकर ही युद्ध भूमि पर उतरते। तो 70 या 80 के 90 के दशक में जो रणनीति होती थी, जो माहौल बनाने का तरीका होता था, उस ढंग से आज आप लड़ नहीं सकते तो जीतने की बात क्या होती है? देखिए भाई, इसलिए मैं बार बार ममता बनर्जी का जिक्र करता हूं जी। कि मोदी जी और अमित शाह या बीजेपी का ने जो माहौल बनाया था, वो आज का था। वो 3 सीटों से 77 सीट तक पहुंच गए। लेकिन उनसे लड़ना किस ढंग से चाहिए, ये ममता समझ गई थी। और ममता ने उसी ढंग से बंगाल का चुनाव लड़ा था, इसलिए वो जीत गई है। क्योंकि उसको मालूम था, ममता जी को मालूम था कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। अगर बीजेपी को हराना है तो हमको पोलराइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बाकी छोटे मोटे या अपोजिशन के दल है, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है, उनके पूरे के पूरे वोट पोलराइज करके ममता के पीछे, टीएमसी के पीछे लाने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा बहुत सारा वोट बेस बीजेपी खा गई है, ये ममता जान चुकी थी। जी, जी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद उन्होंने ताड़ लिया था कि बड़ा हमारा बहुत सारा वोटर बेस है, वो बीजेपी खींच कर ले गई है। और वो जो बेस था बीजेपी का, वो विधानसभा में भी इंटैक्ट रहा है। लेकिन फिर भी ममता इसलिए जीत गई क्योंकि ममता ने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का जो एंटी बीजेपी वोट था, वो खींचकर पोलराइज करके अपनी तरफ खींच लिया था। तो उसका फायदा ममता को मिल गया। और उधर हमने देखा कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। तो बीजेपी आज की हो
यूपी में लड़ रही है, उत्तराखंड में लड़ रही है, तो उनके सामने अगर आपको लड़ना है तो नया तरीका अपनाना पड़ेगा, ना कि पुराना आउटडेटेड माहौल बनाकर, या अभी देखो इतना हो गया तो हम तो सुपड़ा साफ करेंगे, हम तो जीत रहे हैं, ये है, वो बोलकर वो माहौल नहीं बनेगा। और बीजेपी को यह हराना इनके लिए आसान बात नहीं है। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नमस्कार। सो मच। नमस्कार भाऊ।